हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे आती है कमेंट चर्चा की वीडियो। ये एक मेरी ऐसी सीरीज है जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स को पिक करती हूं और उसमें आपने मुझसे जो भी पूछा होता है उसका आपको जवाब देती हूं। तो आज मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जिन पे हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है सारे कॉमेंट्स और सारी चर्चा सुनने के लिए। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, ये हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ की कुछ डिफिकल्टीज के बारे में, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में, कोई इंटीमेट प्रॉब्लम है आपकी, या फिर नॉर्मली कुछ डिस्कस करना चाहते हैं एक बड़ी बहन जैसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की, उसमें हो सकता है आपका सवाल भी पिक हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, दी टेक माय क्वेश्चन, हेयर ट्रांसप्लांट को लेके आपका क्या ख्याल है? एज माय एज इज 30, अनमैरिड एंड हेयर लॉस हुआ है, सो व्हाट टू डू एज आई डोंट फील कॉन्फिडेंस टू मीट पीपल फॉर मैरिज। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज है, आपके हेयर की वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस में थोड़ा लो फील करते हो, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। और मैं ये बोलूंगी आपको कि आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे पूरा अपना चेकअप ठीक से करवाइए और देखिए कि क्या किसी मेडिसिन से या कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने से या कोई और तरीके से भी आप थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं नहीं। और हेयर ट्रांसप्लांट तो एक सोल्यूशन है ही, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक थोड़ा सा टफ प्रोसीजर होता है। मेरे एक नोन में किसी ने करवाया है और उनको मतलब काफी सारे प्रिकॉशंस बताए गए थे कि आपको जैसे 1 महीने तक बाहर धूल मिट्टी में नहीं जाना है, एंड उनके स्कैल्प पे काफी ब्लीडिंग वगैरह भी रही थी। सो मुझे बहुत डिटेल में तो नहीं पता है, पर जितना मुझे सुनने में आया था तो कुछ डिफिकल्टीज उनको हुई हैं, कुछ बहुत सारे प्रिकॉशंस उनको बताए गए हैं जो उन्हें लेने हैं। सो हमेशा हमें पहले वेल अवेयर हो जाना चाहिए किसी प्रोसीजर के बारे में, और तब हम उस पर डिसाइड कर सकते हैं। और पर्सनली एक अपना आप चेकअप कराएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से आपको प्रोफेशनली गाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी दी, मेरा क्वेश्चन है कि एनल वाली जगह पर डार्कनेस है, पार्टनर के सामने अजीब फील होता है, क्या करूं? रिप्लाई कमेंट चर्चा। देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि हमारे जो इंटीमेट पार्ट्स होते हैं या फिर जो फोल्ड्स होते हैं हमारी बॉडी के, फॉर एग्जांपल ये जो अंडर आर्म है हमारा, या और भी इंटीमेट पार्ट होते हैं, फोल्ड्स वाली जगह होती है, यहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस होना इट्स प्रिटी कॉमन। सो इसमें कुछ भी आपको ऐसा मतलब अजीब फील करने की जरूरत नहीं है। एंड डेफिनेटली अगर आपकी पार्टनर अवेयर होगी इस चीज से, क्योंकि उनके पास भी बॉडी है, तो उनकी बॉडी में भी अगर ऐसा कुछ होगा तो वो इस चीज को नॉर्मल ही लेंगे। और आपको कभी भी थोड़ा सा ऐसा फील लगता है ना कि आपकी पार्टनर पता नहीं क्या सोच रही होगी इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, सो यू कैन ऑलवेज हैव एन ओपन कम्युनिकेशन विद हर। तो उसके साथ आप डिस्कस कर लेना और खुल के बात कर लेना इस बारे में कि तुमको ऐसा अजीब तो नहीं लगता, एंड इट्स नेचुरल है, नॉर्मल है। थोड़ा सा ऐसे आप बात करोगे तो आपके अंदर भी थोड़ा मतलब इस बारे में एक्सेप्टेंस आएगा और आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दीदी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टनर के पास मसाज कराना कैसा है और मसाज करने से सेक्सुअली फायदा होता है क्या? प्लीज बताइए। पार्टनर के पास से आपका क्या मतलब है? मतलब कि आपका पार्टनर आपको मसाज दे, या जैसे कपल मसाज लोग कराते हैं आप उसके बारे में बात कर रहे हो? आई हैव नो आइडिया। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूंगी कि दोनों ही चीजें आप दोनों के बीच में एक अलग लेवल की इंटीमेसी क्रिएट करती है। और मसाज के अपने फायदे होते हैं। मसाज के क्या फायदे होते हैं इस पे तो मैंने बात करी है, नहीं, ब्रेस्ट मसाज के बारे में मैंने बात करी कि ब्रेस्ट मसाज के क्या फायदे होते हैं। सो मसाज के भी अपने आप में फायदे होते हैं। आपकी स्किन अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में अच्छा रहता है। सो ये सब चीजों में बेनिफिट होता है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक अलग ही लेवल की इंटीमेसी क्रिएट करेंगे आपके बीच में, जो कि एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा आपके इंटीमेट रिलेशन पे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2 ईयर से आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ। अब मुझे और मेरे पार्टनर ने बेबी प्लानिंग करनी है, तो इसके लिए हमें क्या क्या डाइट लेनी चाहिए? आप नॉर्मल हेल्दी डाइट पे आ जाइए अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो। और ओवरऑल आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको आप बेटर करने की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जिसमें इंक्लूड रहेगा कि स्ट्रेस कम लीजिए, नींद पूरी लीजिए, 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। एंड अपने खाने पीने को लेके आप ये देख सकते हैं कि ज्यादा फ्राइड फूड, जंक फूड, देखो सबको पता होता है कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं और कौन सी चीजें बेकार हैं। सो जो हमारे लिए अच्छी बताई गई हैं, हर किसी ने, हम जब 4th 5th 6th क्लास में होते हैं तो वहां पे हमें बताया जाता है कि कौन कौन सी चीजें अच्छी होती हैं हमारे लिए। सो वही चीजें हमें फॉलो करनी है। घर का बना हुआ खाना, दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड फ्रूट्स,
ये सभी इंक्लूड करना है। एंड आप अपना एक रेगुलर चेकअप भी करा सकते हैं, एक गायनेक विजिट पे भी जा सकते हैं और पूछ सकते हैं उनसे कि अगर कोई ब्लड टेस्ट की या और किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो सो वो आपको और प्रोफेशनली गाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी मैडम, होप यू वुड बी गुड। यस आई एम, थैंक यू सो मच, आई होप यू आर ऑल्सो वेरी गुड। Kindly reply my queries. How to avoid toxicity from a family member whose some habit irritate, especially in holidays/weekends at home. ओके देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके करीबी कोई ऐसा है जो कि बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है आपके लिए, या उनसे बात करके आपको बहुत ही टॉक्सिक वाइब आती है, सो बेस्ट सोल्यूशन पहला है कि उनसे इंटरेक्शन आप बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दीजिए। जितनी जरूरत है उतनी ही बात करो। एंड अगर अभी आप इस स्टेज में ये बात बोल पा रहे हैं कि वो पर्सन आपको टॉक्सिक वाइब देता है, सो आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहे होंगे उस पर्सन के साथ जिसके बेस पे आप ये बोल रहे हो। सो कहीं ना कहीं अभी आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे ये इंसान इस सिचुएशन को घुमा के पूरा इस दूसरी सिचुएशन में क्रिएट कर देता है। एक पर्सन की पर्सनैलिटी में बहुत सारे टॉक्सिक ट्रेट हो सकते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली जिस पर्सन की आप बात कर रहे हो उनमें क्या है, पर जो भी टॉक्सिक उनके ट्रेट हैं उसका आपका कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। अब इन पास्ट एक्सपीरियंस को पकड़ के आप अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हो। जैसे ही आपको लगे कि इसके साथ ये जो मेरी कॉन्वर्जेशन है या जो भी इंटरेक्शन मेरा हो रहा है ये अब नेगेटिव साइड पे जाने लगा है, इसने फिर से वही करना शुरू कर दिया है, तो आप वहीं पे ही कॉन्वर्जेशन को ब्रेक कर दो, आप फिर से उस लूप में ना फंसो। सो इस तरीके से आप खुद को थोड़ा सेव कर सकते हो। एंड उस पर्सन को बिठा के आप थोड़ा सा ओपन कम्युनिकेशन भी कर सकते हो कि सी आई एम सीइंग दिस पैटर्न ऑफ यू एंड दिस पैटर्न आई एम नॉट लाइकिंग इट, ओके, एंड दिस इज अफेक्टिंग मी, इससे मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम है इस चीज से, और अगर आपने इस चीज को बेटर नहीं किया, इस पे काम नहीं किया, सो मे बी हमारे रिश्ते पे इसका असर अभी पड़ रहा है और आगे चल के ऐसा ना हो जाए कि हमारा रिश्ता बिल्कुल ही डेड हो जाए। सो इस तरीके से थोड़ा आप उससे बात कर सकते हैं। इस इंसान को अगर थोड़ी सी भी आपकी फिक्र होगी, सो इस कम्युनिकेशन से वो डेफिनेटली खुद पे थोड़ा बहुत वर्क करेंगे। एंड एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगी कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने मेंटल पीस को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। मतलब उसके साथ आप मतलब किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, चाहे आपके खुद के मम्मी पापा क्यों ना हो, भाई बहन क्यों ना हो, कोई बहुत जिगरी फ्रेंड क्यों ना हो, आपका बॉस क्यों ना हो, आपका पार्टनर क्यों ना हो। अगर वो पर्सन आपका जीना मुश्किल कर रहा है, आपको बार बार उस सिचुएशन में ला रहा है, आप एक ही सेम लूप में बार बार फंस रहे हो, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और उस इंसान को बोलना पड़ेगा, सी आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, ओके, यू नीड टू बी चेंज, और अदरवाइज ये रिश्ता हमारा वर्कआउट नहीं करने वाला। नेक्स्ट आपने पूछा है, being a mid-20s male, is it right to suppress erotic urges to make career, or doing masturbation can disturb concentration if thinking about it but can't do it due to no privacy? देखो, एक्सोटिक इस तरीके की अर्जेस होना आपके इस एज में, क्योंकि अभी आप टीनेज से ही निकले हो, अभी आप थोड़े से हार्मोनल बेस पे हाई हो, सो इट्स कंप्लीटली फाइन एंड नॉर्मल। एंड डूइंग मैस्टरबेशन ऑल्सो उसके चलते इज ऑल्सो कंप्लीटली नॉर्मल। सो मैस्टरबेशन करना है नहीं करना है ये आपकी अपनी प्रेफरेंस, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। मैस्टरबेशन करना इज ऑल्सो, जैसे मैंने कहा, नॉर्मल है, बस उसमें हमें ये देखना है कि हम इसको बहुत ज्यादा ओवर तो नहीं करते हैं, हम इसके एडिक्टेड तो नहीं है। तो ये सारी चीज हमको थोड़ा सा माइंडफुल रहना चाहिए। और जब भी आपको अगर प्राइवेसी मिलती है, अगर आप ये करना चाहते हो, सो कर सकते हो आप गिल्ट फ्री। गिल्ट नहीं रहना चाहिए हमें उसका कि अरे यार मुझे नहीं करना था और मैंने कर दिया। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। क्या जब वाइफ मायके जाती है उस टाइम अगर ओवर मैस्टरबेशन से बचने के लिए या फैंटेसी भी हो, तो क्या चेस्टिटी डिवाइस में पीनिस को वाइफ से लॉक करवा के वाइफ को कीज दे सकते हैं 1 वीक के लिए, और जो वाइफ सॉरी और जो वाइफ अपने हबी पे शक करती है वो भी ऐसा कर सकती है? ओके, हम 1 बाय 1 इस पे चलेंगे। पहला आपने पूछा कि फैंटेसी है। देखो, फैंटेसी के चलते अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में
कुछ भी ऐसा होता है कि आप अपने फैंटेसी के चलते कर रहे हो और दोनों पार्टनर उसमें ओके हैं, दोनों की सहमति है, दोनों को कुछ ऐसा हार्म नहीं हो रहा है, फिजिकल हार्म या मेंटल हार्म, सो इट्स टोटली फाइन। ये आप दोनों के बीच की बात है। दूसरा आपने पूछा कि 1 वीक के लिए लॉक। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी कम जानकारी है, तो मैं बहुत क्यूरियस हुई जानने के लिए कि अगर 1 वीक तक लॉक हो गया तो आप वॉशरूम कैसे यूज करोगे? आई डोंट नो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल इस पे सोचिएगा कि मुझे नहीं पता ये कैसे वर्क करता है। मैंने सुना है इसके बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे वर्क करता है और आप वॉशरूम कैसे जाएंगे। अगर ऐसा है कि भाई जा भी सकते हैं, पता नहीं कैसे वर्क करेगा। और अगर आपको एंड आपकी वाइफ को इसमें ठीक है तो ये आपकी मर्जी है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? ठीक है, अपना अपनी मतलब लाइफ में आप खुश रहो, आपकी फैंटेसी में आपका पार्टनर भी आपका साथ देता है, वो कोई आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला, फिजिकल हार्म मेंटल हार्म नहीं कर रहा है, तो इंजॉय योर लाइफ और अपनी फैंटेसीज करो फुलफिल। एंड दूसरा जो आपने पूछा है कि वाइफ अगर शक करती है उसके चलते अगर ये कर रही है, सो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अगर आपने चलो लॉक कर भी लिया, क्या चीटिंग सिर्फ वहीं से ही हो सकती है? क्या और तरीके नहीं है चीटिंग करने के? क्या ओरल सेक्स नहीं करा जा सकता? क्या और इंटीमेसी नहीं की जा सकती ओवरऑल ऑल बॉडी से? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेंटली फाइनेंशियली चीटिंग। आजकल तो फाइनेंशियल चीटिंग भी होती है, आजकल इमोशनल चीटिंग भी होती है, तो अगर वो सब चीट करे तो वो सब ओके आपके लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करके आप अपने हस्बैंड को चीटिंग से रोक लोगे, तो आई डोंट अग्री विद दिस। एंड हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर बेर मिनिमम किसी चीज की जरूरत है, वो है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। और वही नहीं है ना, तो क्यों हस्बैंड वाइफ हो फिर यार? ये क्यों जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ लेके घूम रहे हो अगर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ही नहीं है तो? सो थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो दी, हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि एक टाइम के बाद जो पहले इंसान की जगह होती है वो किसी दूसरे इंसान के आ जाने से वो पूरी हो जाती है, तो उसको तब पहले इंसान की जरूरत और इम्पोर्टेंस तब उसकी लाइफ में पहले जैसे नहीं रहती है, तब इसके बारे में बताइए आप हमें। ओ गॉड, आप बहुत घुमा फिरा के पूछते हो यार। मुझे आपके सवाल अच्छे लगते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो ये कॉम्प्लेक्स चीजें और ये कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी उनको सुलझाने के लिए। पर आप अपने कमेंट को थोड़ा सा इजी वे में पूछा करिए, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ। ओके, चलिए हम इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखो, ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे नहीं पता होता है या नहीं, मुझे ऐसा लगता है अगर एक लड़का है, उसकी लाइफ में एक फीमेल फ्रेंड है और अभी कोई और भी फीमेल फ्रेंड उसकी लाइफ में आती है या कोई उसकी गर्लफ्रेंड बनती है, तो जो पहले वाली फीमेल फ्रेंड है ना, उसको ऐसा फील हो सकता है जो आप ये बोल रहे हो, और सेम वे में जेंडर हम चेंज भी करके देख सकते हैं। तो क्या होता है ना कि कोई नया रिश्ता आता है तो हम वहां पे ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, और एक फ्रेंड है और दूसरी गर्लफ्रेंड है, तो ऑब्वियसली वो गर्लफ्रेंड पे ज्यादा एफर्ट डालेगा, वहां पे उसे इंप्रेस करने की कोशिश करेगा। फ्रेंडशिप तो एक नेचुरली हो जाती है, हमारी किसी से बॉन्डिंग हुई, थोड़ी वाइब मैच हुई, कुछ कॉमन ग्राउंड्स हुए, तो हम दोस्ती तो बहुत इजीली कर लेते हैं। लेकिन वही रिलेशनशिप में अगर वो दूसरे इंसान के साथ जा रहा है तो वहां पे शायद ज्यादा एफर्ट वो डालेगा, उसको वू करने की कोशिश करेगा, उसको सरप्राइजेस देगा, तो बहुत कुछ वो ऐसा करेगा जो कि आपको बहुत अजीब लगेगा, या फिर ऐसा लगेगा कि अरे कुछ ज्यादा ही ये तो मरा जा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा ही ओवर कर रहा है। तो ये वाली फीलिंग्स होती है, थोड़ी सी हम जेलेसी भी फील कर सकते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं थोड़ी जेलेसी भी हो रही होगी, थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा होगा कि ये कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहा है। थोड़ा सा हमें कंसर्न भी रहता है कि कहीं दूसरा इंसान इसका फायदा ना उठा रहा हो, ये जितना सीरियस हो रहा है दूसरा इंसान ना हो। तो बहुत सारे थिंकिंग हमारे मन में आती है और उसके चलते ऐसी फीलिंग आ जाती है कि शायद ये अब मुझे भूल रहा है या दूसरे इंसान को तो बहुत ज्यादा ही प्रायोरिटी दे रहा है। लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगी कि देखो, किसी के आ जाने से ना किसी और की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती, और अगर हो रही है ना, जेन्युइनली हो रही है, ये सिर्फ आपकी फीलिंग नहीं है, आप जेन्युइनली फील कर रहे हो कि ऐसा हो रहा है, तो फिर जितना क्लोज आप समझते थे खुद को, आप उतना क्लोज कभी थे नहीं। ये सिर्फ ऐसा होता है कि कभी कभी होता है कि हम अपने मन में ज्यादा सोच के बैठ जाते हैं और ज्यादा हम मानने लगते हैं किसी को, शायद वो उतना हमें ना मानता हो। सो ये एक रियलिटी चेक भी हो सकता है फिर ऐसे केसेस में, कि आपको पता चल गया कि आप कहाँ स्टैंड करते हो उस रिलेशनशिप में। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन
और इसमें दो कंसर्न है मेनली। फर्स्ट कंसर्न ये है कि वाई आर women nowadays are considering having babies as something negative or like a burden, whereas they are keeping pets dog and pet cats instead. Okay, देखो सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बहुत सारे लड़कों की भी ये थिंकिंग रहती है। कपल कई बार मिलके भी डिसाइड कर रहे हैं कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, हम डिंक्स बन के रहेंगे। डिंक्स बोले तो DINK, डबल इनकम एंड नो किड्स। ठीक है, तो ये कर रहे हैं लोग। एंड डबल इनकम वन पेट, ये वाले चीजें चल रही हैं आजकल बड़े सिटीज में। सो हमने इस पे डिटेल में बात करी है। हमने बोले तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, जिनको नहीं पता, जो हमारा दूसरा चैनल है पॉजिटिव रियलिटी, उस पे हमने कुछ पॉडकास्ट भी शेयर करी हैं। और जो ये कॉम्प्लेक्स बातें हैं ना जो आजकल चल रहा है, उस पे हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए हैं। बीइंग अ फीमेल मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है, एंड बीइंग अ मेल उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। एंड बहुत ही अच्छा हेल्दी डिस्कशन हमने किया हुआ है बहुत सारे टॉपिक्स पे। एंड अगर आप लोग उनको देखोगे तो डेफिनेटली आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। इस बारे में भी हमने बात की हुई है, तो आप मेरे उस चैनल को देखिए। उस चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, पिन कमेंट में, और उस पर्टिकुलर इस वाली वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आप वो डिस्कशन देखिए, हमने इस पे डिटेल में बात की हुई है। दूसरा आपने पूछा है, दे आर नॉट हैविंग चिल्ड्रन बट आर गेटिंग मैरिड एंड इन मैनी केसेस आर नॉट इवन टेलिंग देयर हस्बैंड्स बिफोर मैरिज that they don't want kids, and after marriage when asked why didn't they said it beforehand, they either say they are not sure whether to have kids or not, or they say that they were not asked about having children। हाँ, तो दोनों ही चीजें देखो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। इसीलिए मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है, भाई जब मीटिंग करने जाते हो शादी से पहले, ये अरेंज मैरिज के केसेस में मैं कह रही हूँ, और लव मैरिज वाले जो हैं तो उनको भी मैं बोल रही हूँ, शादी से पहले के डिस्कशंस होने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। भाई बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, कितने चाहिए, कब चाहिए, मतलब कितना वेट करना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं। और भी डिस्कशंस होते हैं जो कि करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी इस पे 2-3 वीडियो हैं, और लेटेस्ट जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी। अभी उस पे मेरे काफी व्यूज भी आ रहे हैं, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। सो आप भी वो डिस्कशन मेरा सुनो एंड समझने की कोशिश करो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मेरी वीडियो ये भी है, 10 सवाल मैंने उसमें आपको बताए हैं कि ये 10 क्वेश्चन आपको शादी से पहले पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका भी मैं लिंक यहाँ पे आपको दे दूंगी, उसे देख लेना। तो ये 10 सवाल जो है जरूरी नहीं है फर्स्ट मीटिंग पे ही आप पूछो। बहुत से लोग कह रहे थे कि इतनी सारा चीजें हम नहीं पूछ सकते। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग पे नहीं पूछ सकते, जो जो चीजें आपकी प्रायोरिटी पे है वो आप अभी पूछ लो। और जो बीच का और टाइम होता है, जब आपको शादी से पहले का टाइम जो मिल रहा है, एंगेजमेंट से पहले का टाइम मिल रहा है, धीरे धीरे करके ये सवाल पूछ लो। लेकिन ये चीजें शादी से पहले ही क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो देखो, लड़की ने नहीं बताया, ऑफ कोर्स उसकी गलती है इसमें, उसको खुद बताना चाहिए था। लेकिन लड़के की भी गलती है कि भाई तुम इतने प्री अजम्पशंस लेके क्यों बैठे हो कि जो सदियों से चला आ रहा है आज की लड़कियां भी वही करेंगी ही। तुम पूछ क्यों नहीं लेते जो चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं, कि भाई घर के काम करोगी या नहीं करोगी, जॉब करोगी या नहीं करोगी, जॉब में अगर जो सैलरी उसको मिल रही है वो सैलरी का वो क्या करेगी। वो तो बोलती है मेरे पैसे मैं नहीं देती, मैं तो अपने घर पे दूंगी वो। और तुम एज्यूम करके बैठो कि वो तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट करेगी, मेरी फैमिली को सपोर्ट करेगी। वो कहती है जी मैं तो नहीं करती, मैं क्यों करूं। तो बहुत सारे ऐसे क्लैशेस से बचने के लिए ये सारे डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट कमेंट है, मैम वन क्वेश्चन आंसर माय क्वेश्चन है। ओके, अकॉर्डिंग टू यू मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। ओके, देखो मुझे ऐसा लगता है कि हर एज जो आपकी होती है या हर पड़ाव होता है जो जिंदगी का, उसके साथ कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपने उस स्टेज में है कि अपनी पढ़ाई कर रहा है, स्कूलिंग में है उसकी या कॉलेज चल रहा है, सो उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी थिंकिंग होगी कि यार अच्छे मेरे मार्क्स आ जाएं, बढ़िया सी मेरी जॉब लग जाए, अच्छे से मैं सेटल हो जाऊं, इतने फिगर की मेरी सैलरी हो, मेरी एक अच्छी वाइफ या मेरा हस्बैंड हो, एक मेरी अच्छी फैमिली हो, बढ़िया से सेटल हो जाऊं। तो ये सारे कहीं ना कहीं उसके लिए सक्सेस के डेफिनेशन हो सकते हैं। जब आप ये सब अचीव कर लेते हो, उस स्टेज पे आपके डेफिनेशन हो जाती है कि मेरा खुद का अपना घर हो, मेरी अपनी कार हो। कभी कई बार लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर लग्जरी ब्रांड्स में अफोर्ड करने लग जाऊं,
या ये मुझे कुछ ट्रिप्स करनी है, कहीं ट्रैवल करना है, ये सब मैं इजीली अफोर्ड कर पाऊँ, तो ये सारी सक्सेस की डेफिनेशन उनकी नज़र में, सो इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। एंड कई बार लोगों के माइंड में जो प्रोफेशनल लेवल पे सक्सेस होती है या मनी के लेवल पे सक्सेस होती है, तो वो मैटर करती है, लाइक अपने करियर में आप कहाँ पहुंच रहे हो, और कई बार लोगों के लिए पर्सनल गोल्स उनके अचीव होना वो सक्सेस होती है। सो इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। और अगर आप अभी मुझसे पूछोगे कि अभी इस समय मेरी लाइफ में मैं खुद को सक्सेसफुल कब मानूंगी, अभी मेरे क्या गोल है मेरे फ्यूचर को लेके, जो मैंने डिसाइड करें कि यार ये अचीव हो जाए फिर मजा ही आ जाए। मतलब ऐसे मैं सक्सेस सक्सेस जैसे नहीं लेती, लेकिन कई बार होता है ना कि हमारे दिमाग में चीजें होती है कि यार मजा सा ही आ जाए अगर ये वाला अचीवमेंट हो जाए। तो वो मेरा ये है कि अभी जिस कंफर्ट लेवल की लाइफ में जी रही हूँ, उससे थोड़ा सा एक नंबर और मैं कंफर्ट लेवल पे जाके अपनी लाइफ को जी पाऊं। और वो कंफर्ट लेवल की लाइफ जीने के लिए ना, मुझे कोई सर पे मेरे लोन ना हो, मेरे क्रेडिट कार्ड्स के बिल ना चढ़े हुए हो, मतलब समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, या जो लाइफ में अपने लिए देख रही हूँ वो मैं अभी नहीं ले सकती, नहीं, ले सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे शायद लोन्स लेने पड़े। अगर मुझे एक बेटर कार चलानी है तो मुझे उसके लिए कार लोन लेना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं लेना चाहती। सो या फिर मैं ले भी लूंगी तो अगर जब तक मैं उसे पूरी तरीके से खत्म ना कर दूं, सो वो मेरे लिए सक्सेस है कि मतलब मेरे पास जो जो चीजें मैं अपने लिए चाहती हूँ वो आ जाए विदाउट हैविंग एनी लोन। अगर मैं एक बेटर घर चाहती हूँ, या ये घर भी जैसे हमने लिया है अभी, सो ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। लेकिन जब ये घर लोन फ्री एकदम हो जाएगा, जब ये मेरा होगा पूरी तरीके से, शायद वो एक सक्सेस है मेरे लिए कि चलो इस फील्ड में यहाँ पे एक सक्सेस हमने ये ले ली। उसके अलावा भी मेरे बहुत सारे गोल्स रहते हैं जिनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, एक बार जब आप अचीव कर लो तब बताना चाहिए। कुछ पर्सनल लेवल पे भी गोल मैं रखती हूँ अपने लिए। यूट्यूब को लेके मेरे कोई गोल नहीं है। यूट्यूब मैंने एज लाइक शौक के लिए शुरू किया था, और अगर मतलब जो भी अचीव किया है हमने यहाँ पे, वो बस होता गया। मैंने कोई इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मारे हैं, अभी भी मैं बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करती हूँ, जिसकी शिकायत आप लोग मुझसे करते हैं। व्लॉग नहीं आ रहे हैं, वी बोल की वीडियो नहीं आ रही है, मंडे वीडियो नहीं आ रही है। यार बहुत बहुत ठंड पड़ रही है अभी थोड़ी बहुत ठंड अभी कम होने लगेगी ना, थोड़ा सा फिर मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत करूंगी। अभी मैं थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, ये भी एक पॉइंट है। तो बहुत सारी ऐसी चीजों को मैं हैंडल करती रहती हूँ। सो मैं कहाँ पहुंच गई, कहाँ से कहाँ हम मैं पहुंच जाती हूँ बातें करते करते। सॉरी मैंने अगर आपको बोर किया हो तो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। प्लीज पिक माय कमेंट दीदी, आई एम इन अ रिलेशनशिप, अगर पार्टनर मम्माज बॉय हो तो क्या ये ठीक है, क्या ये कोई रेड फ्लैग है? कभी कभी लगता है कि मुझे प्रायोरिटी नहीं मिल रही, इसको कैसे ठीक करना चाहिए दीदी? देखो मुझे नहीं लगता कि मम्माज बॉय होना कोई रेड फ्लैग है। हर इंसान की पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स होते हैं, और कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल हो किसी के लिए। ये भी हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखो कि मेरे लिए अगर कोई चीज रेड फ्लैग है, जरूरी नहीं है वो आपके लिए हो। सो इट डिपेंड्स कि उसकी पर्सनैलिटी का वो ट्रेट मेरे लिए रेड फ्लैग है या नहीं है ना। जैसे कि अगर कोई स्मोक करता है, वो मेरे लिए रेड फ्लैग है। अगर कोई मतलब अपने एंगर में वायलेंस करने लगता है, वो मेरे लिए रेड फ्लैग है। सो ऐसे ही आपके लिए कुछ लिस्ट होगी। सो अगर उसकी पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं, बीइंग अ मम्माज बॉय, कुछ उसके ट्रेट्स ऐसे होंगे जो बहुत पॉजिटिव भी आपको लगते होंगे, कुछ नेगेटिव भी लगते होंगे। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो एक मम्माज बॉय का पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि वो विमेन की रिस्पेक्ट करता होगा। जो इंसान अपनी माँ के करीब है, उनकी इज्जत करता है, उनकी बात सुनता है, सो बाकी और फीमेल्स के लिए भी वो थोड़ा सा उसके मन में एक रिस्पेक्ट होगी। अब ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, लेकिन कोई कोई एक्सेप्शनल केस निकल आता है कि भैया अपनी मम्मी तो उसके लिए सब कुछ है, लेकिन बाकी सारी लड़कियां गई गुजरी हैं। तो ये वाले लोग भी हो सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा मेजॉरिटी केसेस की बात कर लेते हैं। तो मेजॉरिटी में मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को हो सकता है फीमेल की कद्र हो। अगेन ये आपको अपने पर्सनल लेवल पे चेक करना है कि उसमें है या नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर वो अपनी मम्मी के क्लोज है, तो एक फीमेल की लाइफ की जो स्ट्रगल्स होती हैं उनको वो समझता होगा, और कहीं ना कहीं आपके साथ भी उन चीजों में वो सिंपैथी रखेगा। बहुत सारे मम्माज बॉय होते हैं जो अपनी मम्मा को कंफर्ट देने के लिए खुद बहुत सारे घर के काम, हाउस होल्ड के वर्क, या ऐसे वर्क जो एक घर की लेडी को
हेल्प कर सकते हैं, ऐसे वर्क सीखते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है। सो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। सेम वे में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो एक वाइफ को या एक गर्लफ्रेंड को नेगेटिव वे में इफेक्ट करें। अब वो नेगेटिव इफेक्ट क्या कर सकती हैं बातें, इस पे मैंने अलग से पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरी वो वीडियो देखना। मैं यहाँ पे लिंक दूंगी उस वीडियो का कि मम्माज बॉय लड़कियों को क्यों पसंद नहीं होते, क्या ऐसी नेगेटिव चीज होती है जिससे लड़कियां कहती हैं यार ये तो मम्माज बॉय है। तो मतलब मम्माज बॉय होना ऐसी कोई खराब बात नहीं है, लेकिन अगर बीइंग अ मम्मा बॉय वो ये सारे नेगेटिव ट्रेट्स में से कुछ भी आपको अगर दिखा रहा है, आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब करना क्या है, अगर आप ऑलरेडी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो या आपकी शादी हो गई है, तो क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए कि आप उससे बात करो, उसको बोलो, और उसको ना सबसे पहली बात तो ये कि मम्मा बॉय हो तो मम्मा बॉय हो, मम्मा बॉय हो जैसे ना इस चीज को एक मतलब स्लैंग या गाली जैसे यूज मत करो कि जैसे तुम मुझे गाली दे रहे हो, तुम तो मम्मा बॉय। मम्माज बॉय हो ना, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, फीमेल्स को रिस्पेक्ट करता है वो, प्यार करता है वो, ठीक है, तो बुरी बात नहीं है। तो आप ऐसे यूज मत करो। बीइंग अ मम्माज बॉय वो ऐसा क्या नेगेटिव ट्रेट आपको दिखा रहा है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, सो उस पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में आप बात करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपनी मम्मी के आगे किसी की सुनता ही नहीं है, जो मम्मी ने कह दिया बस वही, उसकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, और किसी की थिंकिंग वो सुनना भी नहीं चाहता, तो मम्मी के राज में वो चलता है, अपनी कोई अपनी पर्सनैलिटी को अपनी थिंकिंग पे नहीं रहता है। सो ये वाली चीज कई बार प्रॉब्लमेटिक लगती है, तो आप इसके बारे में उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप मेरी भी तो बात सुनो, मुझे पता है। और कभी भी ना मम्मी की ऐसे कभी बुराई नहीं करनी चाहिए उनके सामने, तो उससे क्या होता है और इफेक्ट आता है। आप उनको एक्नॉलेज करो जो वो सोचते हैं, कि मैं मानती हूँ आपकी मम्मी ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है या बहुत ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी है या वो बहुत समझदार है, लेकिन मेरी भी तो सुनो ना थोड़ा, मैं भी कोई बेवकूफ तो नहीं हूं ना। एक बार आप मेरी बात सुन लोगे तो आप शायद बेटर थोड़ा जजमेंट कर पाओगे। सुनो तो मतलब प्यार से आपको हैंडल करना है ये सिचुएशन, और कुछ भी उनको ऐसा नेगेटिव नहीं बोलना है कि तुम मम्मा बॉय हो तो तुम नेगेटिव हो या तुम्हारी मम्मी नेगेटिव है, ये सारी चीजें नहीं। अपनी बात करो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो उन्हें बताओ, ठीक है। सो मे बी ऐसे कम्युनिकेट करके आप बेटर सोल्यूशन निकाल पाओ। ओके, तो यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे, और कोई कमेंट नहीं है। आई होप मेरा ये डिस्कशन आपको पसंद आया हो, और अगर किसी के कमेंट रह गए हैं पिक करना, प्लीज गुस्सा मत होइए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बने रहिए मेरे चैनल पे ऐसे ही। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो थम्स अप करना मत भूलिएगा। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। बाय, टेक केयर।